पहला कांग्रेस का अधिवेशन हो जाता है मुंबई में और उसमें 9 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। सारे लोग अपने अपने यहाँ चले जाते हैं, अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। उसके बाद 1886 में दिसंबर महीने में जब छुट्टियां चल रही होती हैं, तब एक बार फिर अधिवेशन होता है और अब की बार का अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों में आशातीत वृद्धि होती है। जहां पहले अधिवेशन में 72 सदस्य थे, इस वाले में 436 सदस्य हो गए और जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें मात्र 2 मुस्लिम सदस्य थे, लेकिन दूसरे वाले अधिवेशन में मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। और रोक कौन रहा है मुस्लिमों को कांग्रेस में ना जाने के लिए? कांग्रेस में ना जाएं, ऐसा कौन कह रहा है? सर सैयद अहमद खान। इस नाम को जरूर याद रखना, आपको ये पता चलेगा कि कभी भी मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं का नहीं हुआ। मैं आपको पूरी यथास्थिति बताऊंगा और कांग्रेस क्यों मुसलमानों का पक्ष ले रही है उसका भी पूरा रीजन आपकी समझ में आ जाएगा। बखूबी ध्यान देते रहना हर एक पहलू पर। अब क्या हुआ? अगला वर्ष था अर्थात 1886 और कलकत्ता में अधिवेशन रखा गया। अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने क्यों की? क्योंकि ये गुजराती थे। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, विद्वान व्यक्ति थे, ज्यादातर लोग इनका आदर करते थे, अच्छे व्यक्ति थे, बड़ी मेहनत की इन्होंने, लेकिन उदारवादी दल से थे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारी स्थितियां। दादा भाई नौरोजी का सम्मान हमारे उग्रवादी भी करते थे, अर्थात गरम दल वाले भी दादा भाई नौरोजी का सम्मान करते थे। अधिवेशन हुआ और अधिवेशन में 33 मुस्लिम सदस्य उपस्थित हुए और जो कुल प्रतिनिधियों की संख्या हुई वह 436 थी। अब जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई तो वहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी 83 में और 85 में, वह मुंबई में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वह 85 में कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में जुटे हुए थे। तो इस वजह से 86 का जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी भी इससे जुड़ गए। अब आप ये तो जान चुके हैं कि अधिवेशन संपन्न हो रहा, सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही, A.O. ह्यूम को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही और पहला जो हुआ है अधिवेशन बंबई में, डफरिन उस समय पर वायसराय था। अब इधर जब ये यहाँ पर कलकत्ता में हुआ है तो कलकत्ता में जो कांग्रेस स्टैंडिंग समिति बनाने का निर्णय किया गया कि कांग्रेस स्टैंडिंग समिति बनाई जाए। अब इस कांग्रेस स्टैंडिंग समिति का मतलब क्या था? अर्थात जैसे ना पार्टी के बूथ अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कहीं मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इस तरह से कांग्रेस को पूरे देश में खड़ा करने का प्रावधान इसमें रखा गया। इस अधिवेशन में जो ये स्थितियां बनी कि जगह जगह पर निचले स्तर से भी बात ऊपर आनी चाहिए, कांग्रेसी ये चाह रहे थे। उधर अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि जितने निचले स्तर तक इसकी कमेटियां बन जाएंगी तो ऊपर से जो मैं इनसे मनवा लूंगा वो सारी चीजें नीचे तक चली जाया करेंगी। तो कलकत्ता अधिवेशन में सारे सदस्यों को बुलाया गया और गवर्नर जनरल ने अपने यहां बुला करके उनको चाय पार्टी दी, टी पार्टी, सबको चाय पिलाई और पूरा सहयोग स्थान भी देती थी गवर्नमेंट ही,
बड़ी मदद करती थी, पैसा भी थोड़ा बहुत देती थी। पहला अधिवेशन हो गया, अब संख्या 436 हो ही चुकी थी। फिर सब अधिवेशन हो गया, सारे लोग चले गए, अपने अपने काम में जुट गए। देखो, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है और स्वतंत्रता की लड़ाई कितने दिन होती थी? मात्र 2 से 3 दिन। 2-3 दिन की कोई छुट्टियों में आना है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ देना है और इतना भीषण युद्ध करना है कि उस भीषण युद्ध के बाद 1 वर्ष तक आराम करना है। हो गया भीषण युद्ध, पेपर में निकल गया, न्यूज़पेपर में। अब आया अगला वर्ष, अर्थात 1887 का वर्ष। अब बंबई में हो चुका है, कोलकाता में हो चुका है, तो अगला अधिवेशन कहां होना है? मद्रास में होना है। अरे भाई, वहां का जो गवर्नर था मद्रास का, उसने सारी व्यवस्थाएं की। अब लोगों के पास भी यह संदेश पहुंचा कि यह तीसरा अधिवेशन होना है कांग्रेस का। तो भाई, जो भी नेता था, छोटे छोटे नेता जो भी थे, जो परेशान थे, प्रताड़ित थे, पढ़े लिखे होने के बाद भी, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जो समाज की स्थिति परिस्थिति को देखते थे और देखने के बाद कहते थे कि अरे, मेरा भारत इस तरह से गुलामी की दास्तां में जकड़ा हुआ है, वह लोग मद्रास की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब मद्रास पहुंचते हैं तो वहां अधिवेशन का आयोजन होता है, तीसरे अधिवेशन का। और जो तीसरा अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, अर्थात कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही सर सैयद अहमद खान, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं, वो लगातार विरोध कर रहा है। वो विरोध कर रहा है, उसके विरोध के कारण मुस्लिम अध्यक्ष बनाया जाता है, जिससे कि ये एक संदेश दिया जा सके कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरे भारत के लोग कांग्रेस के साथ। कांग्रेस किसी का संगठन नहीं है। बदरुद्दीन जी बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसमें जो विषय निर्धारण समिति का निर्माण होता है, विषय निर्धारण समिति का निर्माण होने का कारण क्या था? संख्या का बढ़ना। अब इसमें संख्या और ज्यादा बढ़ गई। जब संख्या और ज्यादा बढ़ गई तो स्वाभाविक था कि कौन कब बोलेगा। इसके लिए विषय निर्धारण समिति का निर्माण किया गया और उस विषय निर्धारण समिति के द्वारा ये बताया जाता था कि किस नेता को कितने समय बोलना है। अब चूंकि संख्या बढ़ जाने के कारण ये तो निश्चित नहीं था कि कब और किस नेता, हर नेता एक भाषा तो जानता नहीं था अंग्रेजी की, हर नेता अंग्रेजी में बोलता। कोई नेता अपनी लोकल लैंग्वेज जानता था। भारत जैसा देश, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी, और 4 कोस पर वाणी बदलने का मतलब है जितने लोग वहां पर पहुंचे थे सारे लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले थे। ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि इस अधिवेशन में क्षेत्रीय भाषाओं में लोग भाषण दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि सबको अंग्रेजी तो आती नहीं है और अंग्रेजों की तो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी थी। तो स्वाभाविक था कि अंग्रेजी सब नहीं बोल सकते थे, तो दे दिया गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में। अरे फिर खुला माहौल मिल गया। अंग्रेजी जो पढ़ने जाते थे वह क्या थे? वो काली चमड़ी वाले अंग्रेज हो चुके थे, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, जो कि लंदन से, पेरिस से पढ़ करके आते थे। और यहाँ का जो देसी भाषा में पढ़ा हुआ व्यक्ति था वह कोई अंग्रेज तो था नहीं, वो तो भारतीय था। स्वाभाविक है कि वह उसी तरह का व्यवहार करेगा। उसके मुंह से वो सारी चीजें निकलेंगी
जिस तरह से समाज में शोषण हो रहा है लोगों का। अब समस्या ये थी कि उनको तो ये ज्ञात था कि कांग्रेस एक ऐसा मंच तैयार किया गया है जिस मंच के द्वारा बरतानिया हुकूमत के द्वारा जो मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ये ऐसी कांग्रेस है, या अर्थात ऐसा संगठन तैयार किया गया है जो अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल का काम कर रहा है। तो ये तो उनको पता नहीं था। सारे लोगों ने झोंक दिया, जो भी उनके मन में आया, जो समस्या जिसके सामने थी, सबने अपनी अपनी समस्या झोंक दी। भाषण जब दे रहे हैं, समस्या भी निकल रही है मुख से, तो स्वाभाविक है वो दृश्य भी सामने आ जाएंगे, और जब दृश्य सामने आएंगे तो स्थिति क्या होगी? स्थिति ये होगी कि उनके जो चेहरे की भाव भंगिमाएं हैं वह बदलेंगी, और जब चेहरे की भाव भंगिमाएं बदलेंगी तो भाषा का जो प्रवाह है वह भी बदलेगा। शब्द नहीं गड़बड़ होंगे, लेकिन भाषा थोड़ी सी तेज हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गुस्सा भरी हो जाएगी, क्रोधपूर्ण हो जाएगी। ऐसी स्थितियों को जब उसने देखा तो इस अधिवेशन में जो भी गया उसने अंग्रेजों का विरोध ही किया। सिर्फ इन्हीं लोगों को छोड़कर जो उसके फाउंडर मेंबर थे, अर्थात संस्थापक सदस्य थे, उनको छोड़ करके जो भी बाद में पहुंचा था और जिसको भी बोलने का अवसर दिया गया, उसने धुआंधार बोला। और अंग्रेजी हुकूमत की ऐसी किरकिरी हुई कि कांग्रेस उनके लिए जो सेफ्टी वॉल के लिए वह इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, आज वह उनके लिए सबसे बड़ा विघटनकारी संगठन बनकर तैयार हो गई। उन्हें ऐसा लगा, और ऐसा लगा उन लोगों को भी जिन लोगों ने इस कांग्रेस का निर्माण किया था। जो सम्मेलन था समाप्त हुआ। अब नाराजगी की स्थिति ये थी कि सरकार ने कहा कि रहो, अगला अधिवेशन तुम्हारा, क्योंकि कांग्रेस ने निर्धारित किया था कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन इलाहाबाद में होगा। अब इलाहाबाद में अधिवेशन होने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, अंग्रेजों ने कहा अब कांग्रेस का अगला अधिवेशन हम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। समस्या क्या थी इसमें? वी राघवाचारी जो थे उस समय पर, वी राघवाचारी नेता थे, और उन्होंने तमिल भाषा में सरकार की आलोचना वाली हजारों प्रतियां बांटी थी। वहां जो भी पहुंचा था उसको सरकार की आलोचना की प्रतियां दी गई थी। सरकार की आलोचना कांग्रेसी मंच से हो रही थी। अभी मैंने आपको बताया ये सब उनकी कारण था। और कारण क्या था? उनके द्वारा एक आर्म्ड एक्ट लाया गया था और उसका विरोध किया गया। उसके विरोध का प्रस्ताव पारित करा दिया गया कांग्रेस में। और ज्यों ही ये प्रस्ताव पारित हुआ आर्म्ड एक्ट का, त्यों ही जो ए.ओ. ह्यूम थे वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे उस कुर्सी से खड़े होकर के इस प्रस्ताव का विरोध करने लगे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कांग्रेस ऐसे भी प्रस्ताव ला सकती है। आप सोच रहे होंगे कि किसने लाया? संख्या बढ़ी ना, संख्या बढ़ी तो उदारवादी कम हो रहे हैं। अब जो नए नए आए हैं उनका तो खून गर्म है, और उस गर्म खून में उन्होंने रखी मांग। संख्या भी उनकी ज्यादा हो गई, और उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से पारित किए गए। अब जब वो पारित हो गए, अब ए.ओ. ह्यूम कर भी क्या सकते थे?
विरोध ही कर रहे हैं। और क्या हुआ, इसमें असम कुली एक्ट का विरोध एक बिल लाया गया, लेकिन इस बिल को गिरा दिया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वह क्षेत्रीय था और कांग्रेस का गठन क्षेत्रीय मुद्दों के लिए नहीं हो रहा था। मतलब हमारे जनपद में अगर कोई दुर्घटना होती है, हमारे जनपद में किसी तरह का शोषण किया जाता है, तो कांग्रेस का गठन हमारे जनपद की समस्याओं के लिए नहीं हुआ है। कांग्रेस का गठन हमारे प्रदेश की समस्याओं के लिए नहीं हुआ है। कांग्रेस का गठन किसी वर्ग समुदाय के लिए नहीं हुआ है, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं हुआ है। कांग्रेस का गठन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है। वहां पर वही मुद्दा उठाया जाएगा जो अखिल भारतीय होगा। अब आप सोचेंगे अखिल भारतीय क्या? अखिल भारतीय का मतलब जो मुद्दा पूरे देश में होगा। भारत जैसा देश जिसमें 10 ठू इंग्लैंड समा जाएंगे, बल्कि ज्यादा ही, मैंने बहुत कम बताया है। इतना बड़ा देश, इतनी ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह की यहां पर जलवायु है, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं। उसके बाद भी क्षेत्र की किसी भी समस्या को कांग्रेस नहीं उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय समस्याओं के लिए बनी ही नहीं है। कांग्रेस का निर्माण नेशनल लेवल की समस्याओं के लिए हुआ है। यह तीसरे अधिवेशन की मैं बात आपको बता रहा हूं। इसी अधिवेशन में ये जो असम कुली एक्ट था, उसके विरोध में जब प्रस्ताव लाया गया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर, ये मुकना सिटी के नाम से था, मुकना सिटी कमिश्नर था, म्यूनिसिपल कमिश्नर। उसने तमिल भाषा में भाषण दिया था। इससे पहले इसी तीसरे वाले अधिवेशन में, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस अधिवेशन में होने वाला क्या है। वो तो समझता था कि हम तमिल भाषा में जब भाषण देंगे तो लोग हम पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होंगे, अंग्रेजों का परचम चारों तरफ नीचे तक लहराता रहेगा, अंग्रेज जैसा चाहेंगे वैसा करते रहेंगे। लेकिन यहां हुआ क्या, आप तो जान ही चुके हैं। अंग्रेजों के विरोध में कुछ प्रस्ताव ले आए गए। नेताओं ने मंच से सरकार का विरोध किया और धुआंधार विरोध कर दिया। अब जब ये सारी स्थितियां बनकर के तैयार हो गईं, तो निर्धारित किया गया कि अगला अधिवेशन होना है इसमें इलाहाबाद में। अब गवर्नर जनरल चिढ़ गया। उसने कहा नहीं, ये तो संभव नहीं कि अगला अधिवेशन ये इलाहाबाद में कर सके। कांग्रेसी भी डर गए। कौन कांग्रेसी? जो इसके संस्थापक सदस्य थे। अब उनको पता था कि सरकार हमारा विरोध करेगी, और सरकार का विरोध करके हमारी औकात नहीं है कि हम संगठन चला लें। सरकार के अनुसार ही चलने के लिए हम शुरुआत हमने की थी, तो सरकार के अनुसार ही चले। अब किया क्या जाए, गलती तो हो गई, रोक भी नहीं पाए। तो इलाहाबाद का जो अधिवेशन होना था, उस अधिवेशन के लिए जब जगह ढूंढी तो कहीं जगह सरकार ने दी ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब जगह नहीं मिल रही थी, तब राजा दरभंगा ने एक पूरी कॉलोनी ही खरीद ली और उस कॉलोनी को कांग्रेस को दे दिया और कहा कि जाइए इसमें अधिवेशन करिए। अब अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके मालिक राजा दरभंगा थे। उनके द्वारा कांग्रेस का यहां अधिवेशन, चौथा अधिवेशन कराया गया इलाहाबाद में। इसको हम ये इलाहाबाद पहले बोलते थे इसको, हमारे प्रयागराज को। तो जब प्रयागराज में अधिवेशन हुआ
उस अधिवेशन में इन कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, कहा अब ऐसा किया जाए किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बना दो, कुछ छारभार कम हो जाएगा। भय इतना इनके अंदर व्याप्त हो चुका था। तब इन्होंने पहला यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बना दिया। जॉर्ज यूले को, जॉर्ज यूले पहले यूरोपियन अध्यक्ष बन गए और जॉर्ज यूले ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा, कांग्रेस जनता का नारा है, कांग्रेस जनता का नारा है, हम सबसे पहले भारतीय हैं, इसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि आदि। फिर से एकता की तरफ बढ़ा, लेकिन सरकार तो नाराज ही है। ये जानते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अध्यक्ष बना करके मैंने गेम खेला है ना, कि जैसे तुम घर के सबसे होनहार व्यक्ति हो, जागरूक हो, और तुम्हें लाइन से जब हटाना हो तो क्या किया जाए। आज की कूटनीति क्या हो रही है, तुम्हें हटाना अगर है तो तुम्हारे ही ऐसे भाई को जिसको कि 2 पैसे की भी तमीज नहीं होगी, उसका महिमा मंडन किया जाने लगेगा, उसको आगे स्थान दिया जाने लगेगा और धीरे धीरे तुमको किनारे करने का सारा प्रयत्न किया जाएगा। कांग्रेस ने भी इसी पर चाल चली। उसने सोचा कि जॉर्ज यूले को बना देंगे, लेकिन सरकार तो मानने वाली नहीं थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि ऑकलैंड कॉल्विन के साथ सर सैयद अहमद, हाँ इसी बीच सर सैयद अहमद खां शांत नहीं बैठ सकता, वो तो कितना नालायक व्यक्ति था, धीरे धीरे आप उसके बारे में समझेंगे। उसने संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे ऑकलैंड कॉल्विन, उनके साथ मिलकर के सर सैयद अहमद खां और एक बनारस का राजा शिव प्रताप था। ऐसे ही जैसे इसको विवेक श्रीवास्तव को आप देख रहे हैं, आज के दौर में कई हिंदू मिल जाएंगे। मैंने तो एक का नाम लिया है, आपको कई हिंदू मिल जाएंगे इस समय जो देशद्रोह करने में तत्पर है। ऐसे ही ये राजा बनारस का जो राजा था शिव प्रताप, सितारे हिंद की इसको उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। अब ये क्यों अंग्रेजों के पीछे दौड़ रहा था, क्यों कांग्रेस को नष्ट करना चाहता था? क्योंकि ये जानता था कि अब यही एक अवसर है कि कांग्रेस को भंग करा दो। जुटे हैं और इन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि जिस तरीके से कांग्रेस का अधिवेशन सफल न हो। इन्होंने एक संगठन बना करके तैयार किया, इसके पैरेलल मतलब बराबर में समानांतर एक संगठन तैयार किया। उस संगठन का नाम था इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसका निर्माण किया गया, अर्थात अब पैट्रियोटिक मैंने कह दिया है तो आप ये समझ लीजिए उस संगठन का नाम क्या था। जहां गुलामी से मुक्त होना पूरी जनता चाहती थी कि गुलामी से मुक्त हो जाए, वहां पर कौन सा संगठन इन्होंने खड़ा किया? इस सर सैयद अहमद खां और इस बनारस के राजा जिसका नाम सितारे हिंद शिव प्रताप था, उसने जानते हो कौन सा संगठन खड़ा किया? भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया, जो अंग्रेजों की भक्ति में तल्लीन हो। अब कांग्रेस पर तो स्वाभाविक दबाव हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को जिस उद्देश्य से बनाया गया था वह उद्देश्य तो उसका पूरा नहीं हो रहा, उसके ही मंच से सरकार का विरोध हो रहा है। और इधर दूसरा एक राजभक्त संगठन बनकर के तैयार हो गया है। अब उस राजभक्त जो संगठन बनकर के तैयार हुआ है, सरकार तो उसको समर्थन करेगी। अच्छा, जो कुत्ते की तरह तुम हमारे पीछे आगे पीछे हिलाएगा, हम उसको अपना समझेंगे कि या हम जब गलत कर रहे होंगे वो गुर्रा देगा तो हम उसको समझेंगे अपना, दुम हिलाने वाले को हम अपना समझेंगे। अंग्रेज गलत नहीं कर रहे थे,
ये सर सैयद अहमद खां इसीलिए उनका था, क्योंकि इसके द्वारा मुसलमानों को कांग्रेस के पास जाने से लगातार रोका जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये जो सारा दुष्चक्र रचा जा रहा है यह हिंदुओं के द्वारा रचा जा रहा है। खैर, राजा दरभंगा के प्रयासों से ये सफल हो जाता है। राजा दरभंगा को याद रखना इसलिए क्योंकि राजा दरभंगा को कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने क्या किया कि इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब देश में स्वतंत्रता की एक नई जो लहर एक तैयार हुई थी वह समाप्त न हो, इसके लिए उन्होंने सहयोग किया था। खैर, लाला लाजपत राय सर्वप्रथम इस अधिवेशन में, चौथे अधिवेशन में शामिल होते हैं और आप समझ सकते हैं कि लाला लाजपत राय का मतलब गर्मदल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब बाल गंगाधर तिलक इसमें सबसे उग्र थे, सबके मुखिया थे। अंग्रेजों ने उन्हें कहा है कि वो भारतीय असंतोष के जनक थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें असंतोष का जनक कहा गया है। चौथे और पांचवा जो अधिवेशन हुआ, इस पांचवा अधिवेशन जो होना था, उस चौथे और पांचवें अधिवेशन के बीच में जब इनको लगा कि सरकार हमसे नाराज है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए, एक ब्रिटिश कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी की अध्यक्षता भी किसी अंग्रेज को दी जाए। तो उसकी अध्यक्षता दी गई विलियम डिग्बी को। विलियम डिग्बी को अध्यक्षता देकर और इसका गठन लंदन में किया गया कि जिससे अगर ज्यादा कोई नाराजगी हमारे साथ होती है और हम चाहते नहीं हैं, ये जो तीसरे अधिवेशन में हो गया था वो अनायास हो गया। कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी, सरकार के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने देगी किसी को। अब वो तो धोखे से हो गया, तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब आगे से नहीं होगा। ऐसा कहते हुए ये ब्रिटिश कमेटी बनाई गई, विलियम डिग्बी इसका अध्यक्ष बनाया गया लंदन में, और इसका मुखपत्र तैयार किया गया। जैसे आप सुनते हैं ना, शिवसेना का मुखपत्र है सामना, ऐसे ही इसका मुखपत्र बनाया गया था इंडिया। इंडिया नामक एक न्यूज़पेपर निकलता था और उस न्यूज़पेपर में अपने विचार रखे जाते थे, अर्थात कांग्रेस की आवाज उसमें से निकलती थी कि इंडिया क्या कह रहा है, और इंडिया वही कह रहा था जो अंग्रेज चाहते थे। क्योंकि गलती कर दी थी कुछ ज्यादा लोगों ने वहां पहुंचकर, उग्रवादी लोगों ने। पांचवा अधिवेशन होता है पुनः बंबई में, और यह अधिवेशन 1889 में होता है। एक बार फिर से एक अंग्रेज को ही अध्यक्ष बनाया जाता है और इस अध्यक्ष का नाम है विलियम बैडनबर्ग। लगातार 2 बार अंग्रेज अध्यक्ष क्यों बन रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन आगे की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।